गिरना, यानी भारी विपत्ति आना, मुसीबत आना। ठीक है। अब देखिए इस काव्यांश में संदर्भ वही है, आरोही बुक से लिया गया है ना, जिसका नाम क्या है आपका, पाठ का नाम क्या है, चंपा कार्य कार्य अक्षर चिन्हती, है ना। तो इसके कवि कौन है, त्रिलोचन जी है ना। तो त्रिलोचन जी ने जो कविता लिखी है, इस कविता में जो प्रसंग है क्या है, चंपा जो कि क्या है, ग्रामीण बालिका के रूप में है, उसके क्या है, वो निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है ना। और कवि ने उसके बारे में चित्रण लिखा है। ठीक है। अब व्याख्या देखिए, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो। तो चंपा कवि को बोलती है, जब कवि बोलते हैं ना कि पढ़ना लिखना चाहिए करके, तो चंपा कवि को कहती है कि तुम असत्य बोल रहे हो, तुम झूठे हो, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये चंपा का कहना है। ठीक है। पढ़ लिख कर कवि उससे असत्य क्यों कह रहा है, वह कवि से कहती है कि यदि तुम्हारी बातों में सत्यता है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति के ही साथ ही रहूंगी, उसे कलकत्ता कभी ना जाने दूंगी। ठीक है। इस प्रकार से चंपा कवि से कहती है कि तुम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और वो बोलती है कि अब मैं तो विवाह करूंगी नहीं, और अगर बाई चांस हो भी जाता है तो मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी और उन्हें कलकत्ता कभी ना जाने दूंगी। अगर जाएंगे तो पढ़ने लिखने की जरूरत होगी उसका, है ना। तो इसलिए वो पढ़ने लिखने से बचने के लिए वो क्या बोलती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी और उन्हें कलकत्ता कभी ना जाने दूंगी। ठीक है। और उसके साथ ही साथ में कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे, है ना। तो जो चंपा है कलकत्ता शहर को ही कोसती है, और वो बोलती है कि अगर कलकत्ता में ये बजर गिरे, यानी उस पर मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, भारी विपत्ति पड़े, तो वो कलकत्ता ही पूरा नष्ट हो जाए, क्योंकि कोई भी, वो चाहती है कि किसी का भी पति अपनी पत्नी से क्या है, दूर रोजगार के लिए वो कलकत्ता ही ना जाए। अगर कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो उसको जाना ही नहीं पड़ेगा। अब कलकत्ता ही क्यों, क्योंकि उस समय आजादी के पहले जो अपना कलकत्ता था वो काफी बड़ा और रोजगार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो लोग रोजगार के लिए, अपने जीविका के लिए, है ना, पैसे कमाने के लिए क्या है, कलकत्ता जाते थे। तो बस उसको एक ही ध्यान था कि कोई भी रोजगार के लिए जाएगा तो कलकत्ता ही जाएगा। तो वो सोचती है कि अगर कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो उसके पति, मतलब किसी भी पत्नी के पति क्या है, रोजगार के सिलसिले में कलकत्ता ही नहीं जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो कलकत्ता पर वज्र गिरने की बात कहती है। अब देखिए इस काव्यांश में विशेष क्या है, शिक्षा भाव में निरर्थक सोच के प्रभावी होने का सटीक चित्रण किया गया है। भाषा सरल, सहज और विषयानुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद और प्रसाद गुण का भी क्या है, बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया है। अब देखिए इस काव्यांश में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चंपा को क्या कहती है कि उसे किस बात का आश्चर्य होता है। ठीक है। चंपा कवि, इसका आंसर सुनिए, चंपा कवि को झूठा कहती है क्योंकि उसे शिक्षा का महत्व का ज्ञान ही नहीं है। कवि जब उसे गांधी बाबा के पढ़ने लिखने की सीख के बारे में बताते हैं तो चंपा क्या कहती है, उसको विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि वो गांधी बाबा यानी जो महात्मा गांधी है वो उनको गांधी बाबा कहती है, और गांधी बाबा की वो हृदय से क्या है, सम्मान करती है। लेकिन जब कवि गांधी जी के द्वारा, मतलब गांधी जी पढ़ने लिखने की बात बताते हैं और ये बात कवि चंपा को बताते हैं, तो वो कहती है कि गांधी बाबा इतना, मतलब ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे, है ना। परंतु तो पढ़ने लिखने पर वह अज्ञानतावश अच्छा नहीं मानती है, क्योंकि वो गांधी बाबा को बहुत हृदय से उनका सम्मान करती है। लेकिन गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कहते हैं, ये जानकर वो क्या है, वो कहती है कि गांधी बाबा असत्य क्यों बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
वह किस विषय के लिए मना करने की बात कहती है? वह चंपा ब्याह ना करने की बात करती है और वह कहती है कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि चंपा का विवाह हो जाएगा तो वह कहाँ जाएगी, मतलब वो क्या करेगी? तो इसका आंसर है, चंपा कहती है यदि उसका ब्याह हो गया बाई चांस, वो तो करेगी नहीं, अगर बाई चांस हो भी जाता है तो वो अपने पति के ही साथ रहेगी और उसे अपने से दूर कलकत्ता कतई नहीं जाने देगी। क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ते पर क्या गिरने की बात, सॉरी हाँ, कलकत्ते पर क्या गिरने का वह श्राप देती है और क्यों? चंपा कलकत्ते पर वज्र गिरने की बात कहती है ताकि कलकत्ता नष्ट हो जाए और उसका अगर ब्याह हो जाए तो वो उसका पति उसको छोड़कर कलकत्ता ही ना जाए, क्योंकि अगर कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो उसका पति कलकत्ता ही क्यों जाएगा। तो इस प्रकार से वज्र गिरने की बात चंपा कहती है किस पर? कलकत्ता शहर पर। क्यों? क्योंकि देखिए आजादी के पहले जो कलकत्ता शहर था काफी विशाल था, रोजगार के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और लोग रोजगार के लिए जीवन मतलब जीविका की खोज में पैसे कमाने के लिए कलकत्ता शहर जाते थे। उस समय काफी समृद्ध था कलकत्ता, आज भी है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? क्यों? इसका आंसर ध्यान से सुनिए। कलकत्ता आजादी से पहले भारत देश का एक बहुत बड़ा और रोजगार की दृष्टि से प्रमुख शहर रहा था। तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए तैयार परिवार का कोई भी सदस्य धन कमाने के लिए या जीविका के लिए पैसे कमाने के लिए कहाँ जाता था? कलकत्ता शहर जाता था। और क्योंकि चंपा क्या है, शिक्षा के महत्व को नहीं समझती थी, इसलिए क्या है, वो अपने पति से अगर एक तो वो विवाह नहीं करना चाहती थी, अगर बाई चांस विवाह हो भी जाता है तो वो अपने पति को अपने से दूर नहीं रहना चाहती थी और वो चाहती थी कि कलकत्ता ही नष्ट हो जाए ताकि उसका पति क्या है, कलकत्ता शहर ही ना जा सके। अगर कलकत्ता ही नष्ट हो जाएगा तो लोग वहां जाएंगे नहीं, यानी किसी भी पत्नी का पति कलकत्ता छोड़कर जाए ही नहीं, मतलब ठीक है, यानी कलकत्ता नष्ट हो जाएगा तो रोजगार के लिए कोई भी वहां ना जा सके, इसलिए वो कलकत्ता शहर को क्या है, बजर गिरने की बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कलकत्ता को इस पर क्यों क्वेश्चन है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? चंपा कैसी थी? एक भोली भाली प्यारी सी सुंदर सी बालिका थी जो कि निरक्षर थी, अनपढ़ थी, गांव की थी, शिक्षा के महत्व को वो नहीं समझती थी और वो क्या करती थी, जब कभी लिखने पढ़ने के लिए बैठते थे तो उनकी कभी पेन तो कभी कॉपी छुपा देती थी और उसको बड़ा ही आनंद आता था छुपाने से, क्योंकि वो कवि को बहुत परेशान करती थी। कवि के द्वारा जब चंपा को बोलते हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए, और ये बात किसने कहा था? गांधी बाबा ने कहा है, क्योंकि वो चंपा गांधी बाबा यानी महात्मा गांधी को बहुत अच्छा मतलब हृदय से उनका सम्मान करती थी और वो जब उनको पता चलता है कि गांधी बाबा ने सभी को पढ़ने लिखने की बात कही है, तो ये कौन कहता है? कवि उस चंपा को बताते हैं, तो वो बोलती है इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी आप झूठ बोल रहे हैं, कवि को कहती है, और उसको विश्वास ही नहीं होता है कि गांधी बाबा सबको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको सबको पढ़ना लिखना जरूरी है ऐसा कहेंगे करके। तो गांधी बाबा जैसे अच्छा इंसान पढ़ने लिखने के लिए नहीं कहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ठीक है, चंपा में बहुत सारी विशेषताएं हैं, ध्यान से सुनते जाइए। नंबर 1,
वह अत्यंत भोली भाली किंतु चंचल एवं नटखट बालिका है। बहुत प्यारी सी सुंदर सी बालिका है जो कि क्या है, अनपढ़ है। नंबर 2, वह शिक्षा से सर्वथा दूर रहना चाहती है। वो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं पसंद करती है। उसके पिता कौन थे, ग्वाले थे, और उनके पास उसके जो पिताजी हैं वो गाय भैंस को पालने का काम करते हैं। तो वही पालन पोषण में ही वो अपने पिता की मदद करती है और वो पशुओं को चराने का कार्य भी करती है। ठीक है। नंबर 3, कवि को पढ़ते लिखते देख चुपचाप वो जाकर क्या करती है, सुनती रहती है और उसको काले अक्षर भैंस बराबर जैसे अक्षरों से उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इन अक्षरों से कैसी अजीब अजीब ध्वनि निकलती है। और वो क्या करती है, आश्चर्य में डूब जाती है और वो बड़े ही ध्यान से सुनते रहती है कि इन काले काले अक्षरों से कैसे अजीब अजीब स्वर निकलते हैं। नंबर 4, वह क्या कैसी ही बालिका है, अबोध और मासूम बालिका है। ठीक है। नंबर 5, वो निरक्षर है यानी अनपढ़ है। नंबर 6, वह पढ़ने लिखने के स्थान पर विवाह ही नहीं करना चाहती ताकि परदेश गए पति को पत्रों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि पढ़ना लिखना ही नहीं चाहती है। नंबर 7, वह जीविका के महत्व एवं आवश्यकता से भी अनभिज्ञ है। तभी तो वह कहती है कि यदि उसका विवाह होता है तो वह अपने पति के साथ ही रहेगी और उसे रोजगार के लिए कभी भी कलकत्ता नहीं भेजेगी। नंबर 8, वह पत्नियों को अपने पति से दूर रहने के लिए कलकत्ता को ही कारण मानती है। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? अब देखिए, चंपा कैसी है बालिका, एकदम चंचल है, नटखट है, शरारत है। वो अपने कवि को क्या है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, पढ़ने लिखने ही नहीं देती है। और कभी उनकी कलम तो कभी उनकी कॉपी को क्या छुपा देती है। और उसको बड़ा ही छुपा देने में बड़ा ही मजा आता है, बहुत ही आनंद मिलता है। तभी तो वो क्या करती है, कवि को बहुत परेशान करती है उनकी चीजों को छुपाकर। और इस प्रकार से वो क्या करती है, पढ़ाई लिखाई के महत्व को बिल्कुल नहीं समझती है। वह अपने पिता के कार्यों में क्या है, बकायदा पूरा सहयोग देती है। उनके पिता पशुपालन करते हैं और ग्वाले भी हैं। तो वो क्या करती है, अपने पिता की सहयोग करने के लिए वो क्या करती है, पशुओं को चराने के लिए यानी उनके खाने पीने के लिए, खिलाने के लिए क्या है, बाहर लेके चले जाती है, यानी चराने के लिए चले जाती है। और इस प्रकार से उसका पूरा दिन बीतता है और वो पढ़ाई लिखाई के महत्व को बिल्कुल नहीं समझती है। इसलिए वह चाहती है कि मैं बिल्कुल भी ना पढ़ूं। चलिए आगे का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आंसर है। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह कवि से पढ़ते लिखते देखकर किसी भी प्रकार से उनकी क्या है, परेशान नहीं करती और बल्कि उनके कार्यों में सहयोग देती। कब? जब अगर चंपा पढ़ी लिखी होती। लेकिन अपनी चंपा तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी पढ़े लिखे। तो वो कवि को इस प्रकार से कभी कलम तो कभी कॉपी या कागज उनका ना हमेशा छुपा देती थी और बड़ी ही खुश होती थी, बड़ा ही उसको आनंद मिलता था कवि को परेशान करने में। कवि द्वारा पढ़ाई लिखाई संबंधी किसी भी सीख पर ध्यान देना ही नहीं चाहती थी और अगर पढ़ी लिखी होती तो जरूर उनकी बातों का ध्यान रखती, है ना, और यथासंभव उनकी मदद भी करती। पढ़ी लिखी होने की स्थिति में कवि के साथ सजगता और सज्जनता पूर्वक वह बातें करती। कवि को यह कदापि झूठा नहीं समझती। क्यों झूठा नहीं समझती? क्योंकि देखो, अपने के कवि तो पढ़े लिखे थे, वो शिक्षा के महत्व को समझते थे और वो शिक्षा के महत्व को समझते हुए चंपा को पढ़ने लिखने की बात करते थे, है ना। तो लेकिन वो क्या है, अरे इतना अधिक हमारे कवि पढ़े लिखे हैं तो ये इतनी असत्य बात क्यों कर रहे कि पढ़ना लिखना ही बहुत जरूरी है करके। इस प्रकार से वो
शिक्षा के महत्व को क्या है बिल्कुल नहीं समझती। अगर यही चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करती और इस प्रकार से वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती और उनकी बातों का महत्व देती। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थितियों का वर्णन हुआ है? ठीक है, देखिए पूर्व प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाएं, रोजगार जीविका जनित समस्याएं आज भी अपेक्षा पहले अधिक रही, जिसकी सर्वाधिक मार स्त्रियों पर ही सहन करने की व्यवस्था स्वरूप थी। जीविका के लिए प्रायः लोग पत्नी बच्चे अर्थात परिवार से दूर रोजगार के लिए जाते थे। वो क्या थे, काफी वर्षों तक, महीनों वर्षों तक क्या है अलग रहते थे, क्योंकि रोजगार के लिए घर परिवार को छोड़ना जरूरी था। और उस समय भारतवर्ष में कलकत्ता एक उन्नत काफी विशाल रोजगार की दृष्टि से था, तो लोग कमाने के लिए कहाँ कलकत्ता ही जाते थे। तो शिक्षित लोगों की संख्या अत्यंत कम थी। गांवों में साक्षर क्या है नगण्य होते थे। स्त्रियां प्रायः निरक्षर हुआ करती थी। प्रायः एकमात्र संपर्क और समाचार हेतु साधन थोड़ा बहुत पत्र व्यवहार ही था। स्त्रियों को महीनों सालों वियोग सहना पड़ता था, और क्योंकि यह उनकी विवशता भी थी, है ना। तो इस विवशता के कारण क्या है, कवि शिक्षा के महत्व को समझते थे और वो चाहते थे कि चंपा पढ़े। क्योंकि देखिए पहले क्या थी, स्त्रियां अनपढ़ थी, वो घर के कामों को ही देती थी और रोजगार के लिए क्या है पुरुष क्या है घर से दूर जाते थे। भाई है, पति है, पिता है, ये सब क्या है रोजगार के लिए कलकत्ता ही जाते थे। और चलिए इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। कल अपन और करेंगे आज, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। सो गए थे क्या? बोलना नहीं चाहिए जल्दी से। किसी को कोई डाउट है? हेलो। नो मैम। हाँ, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब कीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, जो स्त्रियां थी वो क्या है अपने पति से दूर, मतलब घर परिवार को चलाने के लिए घर के पुरुष व्यक्ति क्या थे, जैसे भाई है, पति है, पिता है, ये सब क्या है रोजगार के लिए कहाँ जाते थे? कलकत्ता। और कलकत्ता जाते थे। कलकत्ता क्यों जाते थे? क्योंकि आजादी के पहले क्या था, कलकत्ता एक बहुत उन्नत बहुत बड़ा रोजगार की दृष्टि से शहर था, और वहां के लोग क्या है कोई भी जन क्या है कमाने के लिए कलकत्ता जाते थे। तो अपन की जो चंपा है वो कहती है कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी, अगर बाई चांस कर भी लेती हूँ तो मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी और उनको कलकत्ता ही नहीं भेजूंगी। तो इस प्रकार से क्या है कलकत्ता का उस समय बहुत ज्यादा महत्व था। लोग स्त्रियां कैसी थी, घर में ही रह के घर के कामों में घर परिवार को देखती थी, और उनको क्या है अपने पति से, भाइयों से, पिता से क्या है उनको अलग रहना पड़ता था। और इस प्रकार से क्या है कई सालों तक उनको अलग रहना पड़ता था, और जब रोजगार करके जब पैसा कमा के जब वो वापस आते थे तब परिवार के बीच में रहते थे। तो उस समय क्या था, उस समय की स्थिति काफी मतलब आज की तुलना में काफी दयनीय थी। क्योंकि देखिए काला अक्षर भैंस बराबर, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो रोजगार कैसे कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी जीविका के लिए पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कदम पर पढ़ाई लिखाई बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी चंपा है, काले अक्षर भैंस बराबर जैसे क्या है, वो उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, अनपढ़ व्यक्ति भी आराम से जिंदगी बिता सकता है,
लेकिन हमारे कवि बार बार शिक्षा के महत्व को बताते हैं। तो और उस समय क्या था, जो चंपा थी वो क्या है, महात्मा गांधी को वो हृदय से उनका सम्मान करती थी। और जब वो गांधी जी कहते थे कि हमारे देश का हर व्यक्ति, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, सबको क्या है, पढ़ना लिखना आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का महत्व बहुत होता है। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा बहुत महत्व रखती है। तो वो चाहते थे कि गांव का, शहर का हर व्यक्ति क्या है, पढ़े लिखे। लेकिन हमारी चंपा कैसी है, वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहती। वो चाहती है कि गांधी बाबा तो अच्छा आ रही, जो हमारे गांधी बाबा हैं वो पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, और ये बात कौन बताता है, हमारे कवि। कवि बोलते हैं कि गांधी बाबा कहते हैं कि सबको पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन वो सब क्या है, वो बोलते इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गांधी बाबा और हमारे कवि क्या है, असत्य क्यों बोलते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छे से जीवित रह सकता है, अच्छे से जीवन बिता सकता है। चलिए, इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई? नो मैम। हाँ चलिए, मैं अब इसको क्लास को बंद कर रही हूँ। क्लास इज ओवर।